के आता हूँ मैं ये कल हम देख रहे थे द्रव स्नेही या जल स्नेही। इनके हमने कुछ गुण देखे थे कि ये उत्क्रमणीय होते हैं, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता क्योंकि इन पर या तो आवेश उपस्थित नहीं होता या बहुत ही अल्प आवेश होता है, तथा साथ में डीपी व डीएम दोनों एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से इनके अलग अलग वो दिखाई नहीं देते, तो उनका स्कंदन गणना सुगम नहीं होता है। डीपी के कणों पर डीएम का डीएम में विसरण सुगम होता है। डीपी को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इनके जो ये होंगे विलियन, इनमें जो डीपी के कण होंगे इनको शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पाएंगे। स्थायित्व स्वतः, स्थायित्व स्वतः का मतलब है कि ये जब डीएम के अंदर अच्छी तरह से वितरित हो जाते हैं तो इनको स्थायी करने के लिए हमें बाहर से कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सेल्फ स्थायी हो जाता है। श्यानता डीएम से अधिक, डीएम से अधिक इसलिए होती है कि डीएम के अंदर कुछ मिलाया है और वो पूरी तरह से उसमें स्वतः अपने आप ही उसके अंदर मिक्स हो गया है, तो इसलिए श्यानता में वृद्धि हो जाती है। पिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं क्योंकि छोटे कण होते हैं, तो अगर कणों का आकार छोटा होता है, जो अपनी तरंग प्रकाशिक तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होता है, अगर उस तरंग दैर्ध्य की तुलना में जिस कण से टकराकर वो प्रकीर्णित होने वाली उस कण का आकार बहुत कम होगा तो वो श्यान ये टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा पाएंगे। इनका आकार छोटा होने की वजह से आसानी से टिंडल प्रभाव नहीं दर्शा पाते। पृष्ठ तनाव डीएम से कम होता है, बिल्कुल साफ, क्योंकि डीएम के अंदर केवल डीएम के कण है और जब उसमें डीपी मिक्स कर दी जाती है तो डीपी उसके पृष्ठ तनाव को घटा देती है। तो अब हम आज देखेंगे द्रव विरोधी। पहले इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। द्रव स्नेहियों के जो उदाहरण होते हैं गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, सल्फर, प्रोटीन आदि। गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, प्रोटीन, ये सब किसके उदाहरण हैं? द्रव स्नेही या जल स्नेही। अब हम देखेंगे आज द्रव विरोधी कोलाइड। वे कोलाइड विलयन जिनमें डीपी के कणों व डीएम के कणों के मध्य इस प्रकार का स्नेह या आकर्षण बहुत अधिक या बहुत कम मात्रा में उपस्थित नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत ही अल्प मात्रा में होता है, या हम ये कह सकते हैं कि इनके कणों के मध्य किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं होता, तो इन्हें हम द्रव विरोधी या जल विरोधी कोलाइड कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए हमको विशेष विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इन्हें डीपी व डीएम को संपर्क में लाने मात्र के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अब अगर हम डीएम की जगह जल को ले लेते हैं तो हमारा यही कोलाइड जल विरोधी कहलाएगा। और इनकी विशेषता ये है कि इनसे उल्टा चलेंगे। जैसे ये तो उत्क्रमणीय होते हैं, ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब है एक बार हमने विलयन बना लिया, उसके बाद डीपी व डीएम को अलग मत करो, क्योंकि अलग करने पर उसे तुरंत संपर्क में लाने पर दोबारा कोलाइडी विलयन का निर्माण नहीं हो पाएगा। उसे वापस उसी विधि के द्वारा बड़ी कठिनाई के द्वारा बनाना पड़ेगा। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं कि ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय। दूसरा है, इन कोलाइडी विलयनों में डीपी के कणों को प्राय धनावेश या ऋणावेश होता है, इसलिए अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका स्कंदन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि डीपी के कणों पर आवेश होता है, और दूसरा ये विषमांगी भी होते हैं। तो इन दोनों की वजह से इनका आसानी से स्कंदन हो जाता है। अत्यधिक विषमांगी होते हैं और डीपी के कण आवेशित अवस्था में होते हैं, तो इन दोनों की सम्मिलित कारण से इनका स्कंदन सुगम हो जाता है। फिर तीसरा है, अब इनमें क्या है कि डीपी के कणों का डीएम में विसरण सुगम होता है। डीपी के कण जो होते हैं सुगमतापूर्वक डीएम के कणों में विसरित हो जाते हैं। यहाँ पे विसरण सुगम नहीं होता, उसको हम क्या कहेंगे? क्योंकि आकर्षण नहीं है
तो विसरण सुगम नहीं होगा। विसरण सुगम नहीं होगा। चौथी चीज हम देखेंगे, डीपी को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इसके अंदर डीपी के कणों को शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी अपन आसानी से नहीं देख सकते। इसको साधारण सूक्ष्मदर्शी से भी देख सकते, क्योंकि विषमांगी इतना होता है कि फिर स्थायित्व की बात करें तो इनको स्थायी करने के लिए स्थायी कारक मिलाने की आवश्यकता होती है। स्थायी कारक मिलाने की आवश्यकता होती है, और बाहर से कुछ ना कुछ विद्युत अपघट्य या कोई न कोई पदार्थ इसमें ऐसा मिलाया जाता है जो स्थायी कारक का कार्य करता है। वो इस पर आंशिक आवेश उत्पन्न कर देता है व्यक्तिकरण करके, तो उसके द्वारा जो है आसानी से ये कोलाइडी विलयन के रूप में स्थायी रह पाते हैं। फिर अगला इसका पॉइंट आता है, श्यानता डीएम से अधिक होती है। इसमें श्यानता क्या होती है, डीएम के लगभग बराबर होते हैं। श्यानता डीएम के लगभग बराबर होती है, यानी डीएम में जो श्यानता है डीपी की श्यानता उसके लगभग बराबर रहती है। क्योंकि इसमें क्या है, डीपी और डीएम के मध्य कोई खास आकर्षण नहीं, तो आकर्षण नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे तो डीएम की श्यानता को इतना अधिक नहीं बढ़ाएगा जितना इसके जो स्नेह के अंदर बढ़ा रहा था। फिर अगला ये बोलते हैं कि टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाएगा। यहाँ पर क्या है, वो विषमांगीपन ज्यादा है, विषमांगी गुण ज्यादा है, तो इसकी वजह से प्लस दूसरी चीज डीपी व डीएम के कणों के मध्य इतना अधिक आकर्षण नहीं, तो इन दोनों सम्मिलित कारणों की वजह से टिंडल प्रभाव दर्शा सकते हैं। फिर अगला आता है 8वां और आखिरी, पृष्ठ तनाव डीएम के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर होता है। इनका पृष्ठ तनाव डीएम के लगभग बराबर होता है। ऐसा इसलिए है कि पृष्ठ तनाव को कम कौन करेगा, जो अच्छी तरह से उसके पृष्ठ पर घुल जाएगा, लेकिन जो पृष्ठ पर अच्छी तरह से नहीं घुल रहा है, जैसे घोलने के लिए उनको बाह्य बल लगाना पड़ा है या कोई भौतिक विधियों का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो वहां पर क्या होगा, पृष्ठ तनाव पर उतना अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पृष्ठ तनाव जो होगा वो डीएम के पृष्ठ तनाव के लगभग बराबर था। ये था डीपी व डीएम के मध्य आकर्षण के आधार पर वर्गीकरण। वर्गीकरण का अगला आधार हम देखेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार। परिक्षिप्त प्रावस्था के आधार इस आधार पर जो है हमारे पास 8 प्रकार की कोलाइडी विलयन होती है। इस आधार पर हमारे पास डीपी के आधार पर हमारे पास 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें डीपी डीएम कोलाइडी तंतु और एक छोटी सी टेबल से इसको समझने की कोशिश करें। जैसे पहले हम डीपी लें, गैस, फिर हम लें द्रव और अंत में लें ठोस।
और डीएम एक एक बार द्रव, ठोस, गैस तीनों को लेना। तो कोलाइडी तंत्र देखेंगे। जब हम गैस को द्रव में मिलाएंगे तो ये कहलाएगा झाग या फोम। क्या कहलाएगा? झाग या फोम। इसको ठोस फोम भी कह सकते हैं। तो इस कोलाइडी तंत्र का नाम क्या होगा? ठोस फोम, सॉरी झाग या फोम। जो गैस को ठोस में मिलाएंगे वो कहलाएगा ठोस फोम। क्या कहलाएगा? ठोस फोम। जब द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो कहलाएगा पायस या इमल्शन। क्या कहलाएगा? पायस या इमल्शन। जब द्रव को गैस में मिलाएंगे तो द्रव को गैस में मिलाने पर ये कहलाएगा द्रवों का वायुसॉल या एरोसॉल। द्रवों का एरोसॉल। जब द्रव को ठोस में मिलाएंगे, वो बन जाएगा जेल। क्या कहलाएगा? वो किस प्रकार का कोलाइडी विलयन होगा? वो जेल। जब ठोस को, ये कब था? जब द्रव को ठोस में मिलाया। जब उल्टा होगा यानी ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो कहलाएगा सॉल्ट। क्या कहलाएगा? सॉल्ट। जब ठोस को गैस में मिलाएंगे तो कहलाएगा गैस का वायुसॉल। गैस का वायुसॉल। और जब ठोस को ठोस में मिलाया जाएगा तो कहलाएगा ठोस सॉल्ट। क्या कहलाएगा? ठोस सॉल्ट। पहले वाला यानी गैस को द्रव में मिलाने पर इसका उदाहरण हो जाएगा साबुन का विलयन। साबुन का विलयन या फेंटी हुई क्रीम। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? साबुन का विलयन या फेंटी हुई क्रीम। ठोस फॉर्म के लिए हमारे पास उदाहरण होता है केक या समुद्री झाग। केक जो हम खाते हैं या समुद्री झाग। पायस या इमल्शन का आप अच्छी तरह जानते हैं। दूध भी हम इसका एक उदाहरण मान सकते हैं। कोहरा ले सकते हैं, ठीक है। दूध, तेल, जल, ये सारे जो भी हैं, दूध हुआ, तेल और जल का मिश्रण हुआ, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे पायस या इमल्शन। जब द्रव को गैस में मिलाएंगे तो द्रव को गैस में मिलाने पर हमारे पास जो उदाहरण होंगे उसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा बादल या कोहरा। इसमें हम क्या कर रहे हैं? तो द्रव को गैस में मिला रहे हैं। जब द्रव को ठोस में मिलाया जाएगा तो हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण होगा मक्खन या जेली या पनीर। क्या होगा? मक्खन, जेली या पनीर। दही भी होगा, दही तो नहीं होगा, मक्खन, जेली या पनीर हो सकता है। ठोस और द्रव, जब ठोस को द्रव में मिलाया जाएगा तो सॉल बनेंगे। तो सॉल बनाने के लिए हमारे पास उदाहरण, सबसे अच्छे उदाहरण होंगे गोंद, दलदल और सोने का कोलाइडी विलयन। गोंद, दलदल और सोने का कोलाइडी विलयन, ये तीनों इसके उदाहरण हो जाए। जब ठोस को गैस में मिलाया जाएगा तो उसका उदाहरण हो जाएगा धुआं या धूल भरी आंधी। धुआं या धूल भरी आंधी। और जब ठोस को ठोस में मिश्रित किया जाएगा, ठोस को बनाया जाएगा तो वो हो जाएगा जैसे रूबी ग्लास हुआ, काले हीरे हुए, रत्न हुए, खनिज पदार्थ हुए,
खनिज, रत्न, काला हीरा आदि, ये सारी चीजें। इस प्रकार से इनको कितना भागों में बांटा गया है? 8 भागों। अब दिमाग में ये बात आती है कि गैस वाले तो 2 ही लिए सब, द्रव वाले 3 थे, ठोस वाले 3 थे, गैस वाले 2 ही कैसे लिए? भाई गैस का गैस में कोलाइड विलयन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि गैस के कण जो होंगे वो एक दूसरे में अच्छी तरह अंतर मिश्रित हो जाएंगे और उनका डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। तो वो होता है समांगी तंत्र और कोलाइड होते हैं विषमांगी तंत्र। इसलिए गैस के अंदर कोलाइड परिक्षेपण तैयार करना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारे पास कितने प्रकार के प्राप्त होंगे? 8 प्रकार। इसके बाद अगला हम देखेंगे, अगला आधार जो वर्गीकरण का, अगला आधार हमारा होगा डीएम के आधार। इस आधार को वर्गीकृत करेंगे डीएम के आधार। डीएम मतलब जो उसका विलायक होगा या जो ज्यादा मात्रा में होगा उसके आधार। तो हम ये देखें कि जब डीएम हमारा क्या हो? जल, तो विलायक विलयन कहलाएगा एक्वासोल या हाइड्रोसोल। कोलाइड विलयन क्या कहलाएगा? एक्वासोल या हाइड्रोसोल। जब जल की जगह हम ले बेंजीन, तो बेंजीन लेने पर वही विलयन कहलाएगा बेंजोसॉल। जब एल्कोहल लेंगे तो ये कहलाएगा एल्कोसॉल। और जब वायु होगा, डीएम के रूप में वायु होगी, तो कहलाएगा एरोसॉल। तो इस प्रकार हमारे पास कितने टाइप के होंगे? 4 प्रकार। पहला, अगर डीएम हमारे पास जल हो तो हमारा जो कोलाइड विलयन होगा कहलाएगा एक्वासोल या हाइड्रोसोल। अगर डीएम के रूप में बेंजीन हो तो कहलाएगा बेंजोसॉल, एल्कोहल हो तो कहलाएगा एल्कोसॉल, और वायु होगी तो कहलाएगा एरोसॉल। चौथा आधार है हमारा डीपी के कणों के आकार के आधार। डीपी के आकार के आधार। अभी आकार के आधार पर किस प्रकार से बांटा जाएगा वो मैं आपको एक हिंट देता हूँ। जैसे हमने कोलाइडी कणों की आकार की जो परास थी वो देखी थी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। क्या परास देखी थी? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य। अब उसी आधार पर हम उसको 3 भागों में बांटेंगे। मान लीजिए हमारे कुछ कण छोटे आकार के हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम आकार के। वैसे कई सारे कण जुड़ के एक बड़ा कण बनाते हैं और उसकी आकार की रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य आ जाती है। कहने का मतलब 1 नैनोमीटर से छोटे वाले कई सारे कण जुड़े और एक बड़ा कण बनाया जिसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य था। तो ये कई सारे छोटों से मिलकर बना था, इसलिए ऐसे कोलाइड को हम क्या कहेंगे? बहुआण्विक कोलाइड। क्या कहेंगे उसे? बहुआण्विक कोलाइड। दूसरा होता है वृहद आणविक। वृहद आणविक में क्या होता है कि ऑटोमेटिक उस कोलाइड के जो कण होंगे उनकी साइज खुद की ही अपने आप ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होगी। और तीसरा होता है सहचारी या संगुणित। अब ये ऐसा होता है कि कम सांद्रता पर तो ये विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार करते हैं। तीसरा जो प्रकार है सहचारी संगुणित कोलाइड या मिसेल जिसको कहते हैं, इनकी विशेषता ये होती है कि ये कम सांद्रता पर तो ये किसके समान व्यवहार करते हैं? विद्युत अपघट्य के समान। लेकिन जैसे ही सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? कोलाइड। तो इनका व्यवहार कैसा हो जाता है? कोलाइडी व्यवहार दर्शाना शुरू कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सहचारी संगुणित या
समूहित कोलाइड या मिसेल। तो इस आधार पर कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में। पहला बहुआण्विक, दूसरा बृहदाण्विक, तीसरा निषेध या सहचारी या समूह। इनमें 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण जुड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य के कण बनाते हैं। इनके अंदर क्या होगा? कणों का स्वयं का आकार, मतलब खुद ही बड़े आकार के होंगे। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। और इनमें क्या होगा? एक निश्चित सांद्रता से कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य के समान व उससे अधिक सांद्रता पर कोलाइड के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तीनों होंगे। अब अगला हम देखेंगे, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे बहुआण्विक के लिए हम उदाहरण ले सकते हैं S8 अणु। इसमें एक ही अणु में 8 परमाणु जुड़ करके उसका आकार बड़ा कर लेते हैं। बृहदाण्विक में हम देखेंगे स्टार्च, प्रोटीन, पॉलीथीन, नायलॉन। स्टार्च, प्रोटीन, गोंद भी ले सकते, पॉलीथीन, नायलॉन, ये सब किसके हो जाए? बृहदाण्विक। और मिसेल में हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक इस प्रकार से ये वर्गीकरण समाप्त होता है। बाकी का हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे।